नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और मैं आज राघव आज आप सभी के बीच जो है लाइव उपलब्ध हो चुका हूं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में जो भी आयोग आए, ठीक है, शिक्षण आयोग आए या कमिटीज आई है, कमीशंस आए हैं, वो किस प्रकार से आए हैं, क्या क्या अनुशंसाएं या रिकमेंडेशंस लेकर आए हैं और किस तरीके से जो है उन्होंने बदलाव की एक नींव रखी कि देश किस तरीके से आगे बढ़ सके या गतिमान हो सके। तो इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे समक्ष जो है ये कुछ आयोग और समितियों के नाम मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिनमें मैंने राधा कृष्णन आयोग की बात लिखी है और हम बात करेंगे आगे। और दूसरी हम मुदालियर कमीशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति की और कोठारी आयोग, और उसके बाद हम बात करेंगे यशपाल समिति। और इससे अगली वीडियोज में जो है हम कवर अप करने वाले हैं कि जो हमारा एनपीई 1986 का था वो, और एनसीएफ 2005 का जो है वो, और बाकी की चीज़ों को हम बाद के वीडियोज में कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियोज में हमने स्वतंत्रता से पूर्व, इंडिपेंडेंस से पहले की जो भी हमारी कमिटीज आई हैं, कमीशंस आए हैं, उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम एक वीडियो के माध्यम से। और अब जो है हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैं चाहता हूं कि भाई जल्दी से एक दो जने जुड़ जाएं तो हम इसको स्टार्ट करें। चलिए, खैर समय को बिना खराब किए हुए जो है मैं आपको अभी करता हूं। चलिए अब करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोग, स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोग की जब हम बात करेंगे तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने 18वीं शताब्दी से लेकर ही जो है शिक्षा आयोग की नींव रखना शुरू कर दिया था और भारत देश की प्रगति के लिए उन्होंने जो है काम किया। किंतु उनका जो मुख्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इतना था कि पढ़े लिखे, जो इंग्लिश पढ़े लिखे लोग हो, वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए एक असेट के रूप में काम करे, ना कि भारत देश की वो प्रगति सही मायने में चाहते थे। किंतु जब भारत देश आजाद हुआ तो उस स्थिति में हमारे भारत देश की जो हालात थे वो कुछ ठीक नहीं थे। एजुकेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्नाइजेशन है, पाश्चात्यकरण है, उसके फैलाव को बल मिला हुआ था और जो एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन है वो बिल्कुल नगण्य मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध थी। और हमारी भारतीय भाषाओं को लेकर के, उनके समृद्धि को लेकर के, उनके विस्तार को लेकर के कोई खास जो है प्रयास या कोशिशें नहीं की गई थी। तो इसी फील्ड में जो है इसकी कोशिश को आगे बढ़ाने का हम जो है सिलसिला जो है चालू हुआ और उसी को जानेंगे। आजादी के बाद सन 1948 में पहला कमीशन जो भारत सरकार इंट्रोड्यूस करती है वो है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग ने ये अनुशंसा की, ये रिकमेंडेशन किया कि जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, उनके एजुकेशन में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है। ये जो राधा कृष्णन आयोग है, इसका मुख्य उद्देश्य ही विश्वविद्यालय स्तर के जो भी हमारे स्तर के शिक्षा है उसको और बेहतर और समृद्ध बनाने की योजना के साथ शुरू हुई। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, जस्ट अ मिनट जी। तो इसी सिलसिले में जो राधा कृष्णन आयोग है उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन के तहत इन्होंने पहले तो बात की कि हमें हमारे देश में जो है यदि विकास चाहिए, यदि डेवलपमेंट चाहिए, तो इस डेवलपमेंट करने के लिए, इस विकास को बेहतर ढंग से करने के लिए हमारे देश में सबसे पहले अब जो इन रास्तों को विकसित करेंगे या आगे बढ़ाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो युवा नौजवान होंगे। ठीक है, अगर हमें विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें युवा के हाथ में लीडरशिप जो है वो सौंपनी पड़ेगी। अब कैसे युवा? तो राधा कृष्णन आयोग का सिरे से ये कहना था कि हमें एक पढ़े लिखे युवा वर्ग की आवश्यकता है जो हमारे देश की उन्नति व प्रगति के लिए तत्पर रहे। तो प्रगतिशील युवा के लिए इन्होंने बोला कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं,
है ना, स्नातक की जो शिक्षाएं हैं, ये स्नातकोत्तर की जो परीक्षाएं हैं, उनको बेहतर करने की आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज का क्या करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करवाना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करवानी होगी। यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की या टीचर्स की, जो भी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की जो है पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों को, जो विद्यार्थी है, जो टीचर है, उनको कोई खास दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाए। इसके साथ साथ काफी कड़ाई के साथ साथ स्ट्रिक्टली रूल्स लेके आए गए, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए। एक्शन के तहत क्या हुआ कि जो क्लासेस हैं वो भाई पूरे साल में किस ढंग से चलेंगी, किस प्रकार चलेंगी, इसका एक जो है रोड मैप या खाका तैयार करने की बात की गई। इसके अलावा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनको बोला गया कि आप एक सही मात्रा में फंड्स जो है, उस फंड्स को जेनरेट करिए, फंड्स को जेनरेट कीजिए। फंड्स जनरेशन का काम भी इन्होंने करवाया कि जी फंड्स जो है उसको जनरेट करवाइए, और जो फंड्स है उस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज करना है यूनिवर्सिटीज को ग्रो अप करवाने के लिए, ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। इस सिलसिले में भी जो है हमारे राधाकृष्णन आयोग ने ये एक बेहतर प्रयास किया। यूं तो ये जो राधाकृष्णन आयोग है, ये यूनिवर्सिटीज को लेकर ही ज्यादातर थे। प्राथमिक शिक्षा से इनका कोई सरोकार बिल्कुल सीधे तौर पर नहीं था, किंतु जो प्राथमिक शिक्षा है वो नींव होती है आगे के फ्यूचर के शिक्षा के लिए। तो जो हमारा राधाकृष्णन आयोग है वो चाह रहा था कि जो अगर विश्वविद्यालय बेहतर होंगे, तो जो हमारे नया युवा वर्ग की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो अगर डेवलप होती है तो चीजें और बेहतर ढंग से होगी। तो इसके लिए इन्होंने समस्याओं को जाना, स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की, फंड्स की बात की, और इन्होंने कहा कि कुछ स्टैंडर्ड सेट करने की आवश्यकता है। हमें हमारे स्तर पर कुछ स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ स्टैंडर्ड्स को फिक्स करे कि भाई कौन से स्टूडेंट है जो है एडमिशन ले पाएंगे कॉलेजेस में किसी भी पढ़ाई को रेगुलर करने, कंटिन्यू करने के लिए, और उनकी क्या फीस रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उत्तराखंड में जो है कॉलेज की फीस वो अलग चल रही है, सेम कोर्स की फीस जो उत्तर प्रदेश में अलग चल रही है, या बिहार में अलग चल रही है, या केरला में अलग चल रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर अलग चल रही है। नहीं, इन्होंने बोला एक मानक तय कीजिए, एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि किस प्रकार के बच्चों को उसमें एडमिशन मिलेगा। पहली बात तो योग्यता के आधार पर, एडमिशन के आधार पर जो स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। दूसरी बात, उनकी फीस से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वो सेट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर है वहां का वो सेट होनी चाहिए। और साथ साथ जो राधाकृष्णन आयोग है इसने ये भी डिमांड की, जो प्रोफेसर्स है उनकी भी ट्रेनिंग जो है समय समय पर होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बात जो बता रहा हूं कि जो स्वतंत्र भारत के बाद, हमें इंडिपेंडेंट होने के बाद, आजादी मिलने के बाद जो भी बात की गई शिक्षा की, उसमें यह प्रयास किया गया कि व्यक्ति जो है लर्निंग बाय डूइंग करे और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर चले, आगे की फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर ढंग से समझता हुआ चले, ना कि एक रटंत प्रणाली या रट्टू तोते की तरह आगे अपने पथ पर बढ़ता चले या अग्रसर हो। तो इस सिलसिले में इन्होंने बोला कि आपको एक स्टैंडर्ड या मानक तय करना पड़ेगा कि किस विद्यार्थी को किस तरफ हम लेकर जाने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर यह भी बात की गई कि भाई एजुकेशन किस फील्ड में देंगे। सही बात है ना जी, एजुकेशन किस फील्ड में देंगे। तो जो एजुकेशन का फील्ड है ना, एजुकेशन का फील्ड, इन्होंने उसकी भी रिकमेंडेशन दी कि एजुकेशन के जब भी हम फील्ड की बात करेंगे सर, तो हमें चाहिए कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, भारतीय इतिहास है, मनोविज्ञान है, हम उन सभी चीजों को और बेहतर ढंग से, सुचारू रूप से अपने कैरिकुलम में, अपनी पाठचर्या में, पाठ्य पुस्तकों में उसका समावेश करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, ताकि चीजें और बेहतर ढंग से स्मूथली रन अप कर सके। तो ये कुछ चेंजेस थे राधाकृष्णन आयोग के, और ये मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मुख्य रूप से यूनिवर्सिटीज में जो सुधार, बदलाव, उसके ऊपर ये जो है निहित था, और इनकी रिकमेंडेशंस थी। इनकी रिकमेंडेशंस बहुत ज्यादा जो है सराहनीय रही उस समय। और इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया वो किया इन्होंने यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन
की स्थापना करने की जो है इन्होंने अनुशंसा की कि यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन जो है हमें उसकी स्थापना करनी चाहिए, और इनकी अनुशंसा पे यूजीसी की जो स्थापना है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से कर दी गई, और यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन में एक नाटकीय ढंग से जो है ग्रोथ देखने को मिला और चीजें बेहतर होती हुई नजर आई। तो यहां हमने पहले आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग की जो है वो बात कर ली है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसके अंदर क्या बोला गया कि जी यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप की जाए, छात्रों की समस्याओं को समझा जाए, टीचर्स की समस्या को समझा जाए, उसको बेहतर किया जा सके। कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए जिसमें कि हमारे अपने लैंग्वेज को, अपने कैरिकुलम को, अपने सब्जेक्ट को जो है बढ़ावा देने की बात की गई, और कुछ जो है वाणिज्यिक शिक्षा है ना, वर्क एजुकेशन की भी शिक्षा दी गई। कुछ हद तक ऐसी शिक्षा देने की बात की गई जो कि आगे चलकर इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में हेल्प करने वाली है, ताकि जो है रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके। इसके साथ साथ ही जो है फंड्स जनरेट करने की बात की गई स्टेट बोर्ड लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, और इसके साथ साथ राधा कृष्णन आयोग ने जो है कुछ स्टैंडर्ड सेट करने की बात की कि भाई किन बच्चों को इसमें एडमिशन मिलेगा, कौन से बच्चे आगे जो है इसमें कितनी फीस देंगे और किस तरीके से पढ़ाई होगी, ठीक है, क्या क्या फील्ड्स रहने वाले हैं, उस मानकों को तय करने के लिए जो है इसके अंदर बातचीत की गई। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन फील्ड तो हो गया, और यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है उसकी स्थापना की भी इन्होंने अनुशंसा की, रिकमेंडेशन दिया, और इनकी रिकमेंडेशन को तत्काल प्रभाव से मान लिया गया और यूजीसी की स्थापना कर दी गई तत्काल सरकार के द्वारा। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है पहला आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर बस इसकी मेन बातें हमें पता होनी चाहिए कि भाई राधा कृष्णन आयोग जो आया किसके मतलब भारत सरकार के द्वारा आई, इसके मुख्य लीडर कौन थे, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में चल रही थी, डेट क्या था, और इन्होंने क्या क्या मतलब अनुशंसाएं की, रिकमेंडेशंस दिए, और क्या क्या मेन जो इन्होंने रिकमेंडेशंस की। बस ये चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है, इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे पार्ट है, बाकी की चीजें एग्जैक्ट डेट, हिस्ट्री, हमको हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे यहाँ पर, मतलब पर्टिकुलर इस राधा कृष्णन आयोग की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे, हम टीचिंग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि भाई टीचिंग में किस तरीके से जो है बदलाव आया। तो इसकी जो बदलाव के लिए जो रिकमेंडेशंस थी वो बहुत है, इससे ज्यादा हमारे लिए अभी फिलहाल आवश्यकता से बाहर की चीजें होंगी। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और बीच बीच में जो है आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से चीजों को जो है बताते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको जो ये पहली चीज वो बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो दूसरा कमीशन है वो है मुदालियर आयोग, और मुदालियर आयोग की जब हम बात करेंगे तो मुदालियर आयोग जो है ये बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन पे डिपेंडेंट था जी। ठीक है सर, सेकेंडरी एजुकेशन की अनुशंसा करता है ये, सेकेंडरी एजुकेशन ये बात करता है किसकी, माध्यमिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की बात करता है। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि मान लीजिए प्राइमरी क्लासेस में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके बाद वो माध्यमिक में आएगा, फिर तो यूनिवर्सिटीज में जाएगा। तो माध्यमिक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए माध्यमिक की जहां पर प्राइमरी का जो बेस है उस बेस का सही ढंग से इस्तेमाल हो, और साथ में फ्यूचर के लिए जो हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में जाएंगे उनकी बेहतरी के लिए एक बेस तैयार करे। फ्यूचर पास्ट के बेस को आधार मानते हुए फ्यूचर के बेस को तैयार करना ही जो है मुदालियर आयोग की अनुशंसा का एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की गई कि जो टीचर की ट्रेनिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसे उम्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके, उनके कैरिकुलम को और ज्यादा डेवलप किया जा सके और उसमें विशालता या सुदृढ़ता लाई जा सके। ठीक है, तो मुदालियर आयोग जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन पे डिपेंडेंट था। साथ ही साथ मुदालियर आयोग में सेकेंडरी एजुकेशन में ही जो है बात की किसकी, प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बात की कि देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप ये पाएंगे कि कुछ बातें तो ना सभी आयोग या अनुशंसाओं में कॉमन है कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ डिग्री होल्डर जो है विद्यार्थी बनाने से कोई फायदा होगा नहीं, हमारे को चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई यहाँ पर, और जो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एजुकेशन, उसकी बात की गई। साथ ही साथ बोला गया कि बच्चों में कुछ जो मूल्य हैं उनको भी इनकलकेट करना यहाँ पर बहुत जरूरी समझा गया। तो ये मुदालियर आयोग था जो कि
मेनली सेकेंडरी एजुकेशन पे डिपेंडेंट था। तीसरे जो आयोग है हमारी वो है दुर्गाबाई देशमुख समिति, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति, जिसको हम बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम महिला आयोग भी कहते हैं, महिला शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्राचीन समय से चीजें जो है वो ज्यादा सही रही नहीं है, सुदृढ़ता से रही नहीं है, इक्वेलिटी के साथ चीजें चली नहीं है। तो महिलाओं की शिक्षा की बात की गई। जिस तरीके से मुदालियर आयोग ने बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन में 1952 में अनुशंसा की कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन का सुधार होना चाहिए, उसको जो है तकनीकी रूप से बेहतर बनाना चाहिए, साइंटिफिकली उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, कुछ कैरिकुलम में बदलाव लाने की जरूरत है। तो उसी अनुशंसा को, उसी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए दुर्गाबाई देशमुख समिति ये कहती है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहां पर कोएड एजुकेशन होना चाहिए, लड़के और लड़कियों के लिए सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जी सह शिक्षा की व्यवस्था हो, सह शिक्षा की व्यवस्था हो, सह शिक्षा की व्यवस्था हो, कोएड एजुकेशन हो। जब कोएड एजुकेशन होगा तो एक इक्वालिटी की भावना छलकेगी। ठीक है, यहां पर यह नहीं बोला गया कि भाई महिलाएं जो है वो कम है या पुरुष जो है वो ज्यादा मतलब ज्ञानी है, नहीं, यहाँ पे इक्वालिटी के साथ बात की गई और बोला गया कि भाई दोनों ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और साथ में बोला गया कि सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही जैसी बच्चा अपर सेकेंडरी में जा रहा है, सीनियर सेकेंडरी में जा रहा है, उसके लिए चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ जो उनके आगे लाइफ में आने वाले कामकाजी चीजें हैं वो उनके सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, जैसे सिलाई कढ़ाई, बुनाई, ललित कला, पेंटिंग्स। ठीक है, तो इनके कैरिकुलम को, इनकी पाठ्यचर्या को डेवलप करने की बात की गई, पाठ्यचर्या को डेवलप करने की बात की गई। साथ ही साथ ये बोला गया कि महिलाओं के लिए भी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की व्यवस्था हो, हायर एजुकेशन की व्यवस्था हो। साथ ही साथ इसमें जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन की तो है ही बात, साथ साथ कुछ फंड्स रिलीज करने की बात यहाँ पर भी की गई। और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में जो ये समिति चली थी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन देते हुए महिला शिक्षा में सुधार करते हुए कुटीर उद्योग जैसे शिक्षा भी इनको बोला कि भाई उसको भी लेकर आने की जरूरत है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और चीजों को जो है स्मूथली रन करवाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो माताएं बहनें हैं, ठीक है, और यह जो ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ के जो जिनके छोटे शिशु हैं, बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करने के लिए भी, वो भी कुछ हद तक अपनी चीजों को समझ सके, उनके लिए भी अलग से जो है प्रोग्राम्स चलाए गए। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, न्यू प्रोग्राम्स, न्यू प्रोग्राम। ठीक है, किसके लिए? गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और इन्होंने माना कि गर्ल्स अगर एजुकेट होगी तो पूरा परिवार जो है वो एजुकेट होगा, क्योंकि एक जो महिला होती है वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को एजुकेट करती है। एक व्यक्ति जब एजुकेट होता है, एक पुरुष जब एजुकेट होता है, तो मतलब एक व्यक्ति की एजुकेशन होती है, जबकि एक महिला जब एजुकेट होती है तो वो पूरे परिवार को एजुकेट करती है। ऐसा जैसे हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, इसी फॉर्मूला को इन्होंने अपनाया और महिला जो शिक्षा है उसकी अनुशंसा की। और यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेशल जो विद्यालय की भी मांग की गई, और जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर अनुदान की बात की गई, और जो है उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की बात की गई। नेक्स्ट जो हमारा 4th नंबर का है वो कोठारी आयोग है। और कोठारी आयोग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। तो ये डीएस कोठारी की अध्यक्षता में जो है इस कोठारी आयोग की स्थापना की गई। और ये पहला ऐसा आयोग था दोस्तों, ये पहला ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपनी दृष्टि डाली, जिसने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपनी दृष्टि डाली, उनको ग्रो करने की कोशिश की, उनके स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। अब तक जो भी कुछ आए, जैसे राधाकृष्णन आयोग आया था, इन्होंने यूनिवर्सिटीज के लिए काम किया। जो मुदालियर आयोग आया था वो सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर बात कर रहे थे। जो दुर्गाबाई देशमुख समिति आई, उन्होंने महिला शिक्षा की बात की। लेकिन जो कोठारी आयोग आया, इन कोठारी आयोग ने शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग लेवल्स पर जो है क्या बात की कि भाई इनको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सके। कोठारी आयोग ने प्राइमरी एजुकेशन की भी बात की, इसने सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात की,
इसने यूनिवर्सिटीज की भी बात की, कोठारी आयोग की अनुशंसा थी कि बच्चे जो है ना वो देश पे बोझ नहीं बनने चाहिए बल्कि राष्ट्र के विकास में सहायक हो। नेशनल डेवलपमेंट में बच्चों की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका अपना एक योगदान कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति या तरक्की उसके युवाओं पर निर्भर करती है। तो कोठारी आयोग की अनुशंसा थी कि चीजें और बेहतर हो और बेहतर ढंग से जो है चीजें आगे बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, डीएस कोठारी की अध्यक्षता में इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये बातचीत की कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है, एक तो पहली बात क्या होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। सर फ्री एजुकेशन होना चाहिए, फ्री एजुकेशन। दूसरी बात, सभी को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन पे इन्होंने भी बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। अभी तक कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बेहतर हो रही थी, सेकेंडरी स्कूल की बात हुई थी, लेकिन प्राइमरी लेवल पर जब किसी ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है तो वो हमारा डीएस कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग है जो कि 1964 से 66 के बीच अपनी बातों को रखता है और कहता है कि प्राइमरी जो कि नींव है सभी क्लासेस की, वहां पर बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। उनका जो मेथडोलॉजी है वो प्लेवे मेथड के थ्रू होना चाहिए और जो भी स्कूल्स हैं वो हमारे नेबरहुड में होना चाहिए, पड़ोस में शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 15-15 किलोमीटर दूर जा रहा है नाव पे, है कहीं पे सुविधाएं नहीं है तो वहां नदियों को नाव से पार करता हुआ जा रहा है, कहीं पे साइकिल से जा रहा है, कहीं पे कैसे भी जा रहा हो, चाहे जाने का साधन कुछ भी हो, लेकिन बहुत दूर पे व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और जितनी ज्यादा दूर होंगे स्कूल्स, बच्चे उतना ज्यादा जो है स्कूल जाने में हिचकिचाएंगे। तो इन्होंने व्यवस्था ये करने की मांग की कि नेबरहुड में, आस पड़ोस में जो है स्कूल की व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो। तो कोठारी आयोग की ये डिमांड थी, ये मांग थी। और साथ साथ इसमें यह कहा गया कि भाई प्राइमरी स्तर पे बच्चों को जो है अपनी जो उनकी शिक्षा है, सिलेबस का जो पार्ट है उसके साथ साथ उनको संस्कृत और जो अब उनकी मदर टंग लैंग्वेज है उनकी मदर टंग में उनको शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। क्षेत्रीय स्तर, और जब बच्चा थोड़ा सेकेंडरी स्कूल में आ जाए, जब बच्चा सेकेंडरी स्कूल में आ जाए तो सेकेंडरी स्कूल में बच्चे को उनकी रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में, चाहे हिंदी हो चाहे जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उन क्षेत्रीय भाषा में उस बच्चे को क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, और जैसे ही बच्चा सेकेंडरी में आ जाता है उसको क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए और कोई अन्य भाषा के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सके। जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सब में ये रूल फॉलो होने चाहिए, ऐसी उन्होंने अनुशंसा की। साथ साथ उन्होंने ये भी अनुशंसा की कि टीचर का काम एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि जो है टीचर भाई बच्चों को डंडा लगा लगा के जो है रट्टू तोता बनवा रहा है या डांट डपट रहा है। ठीक है, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए और बच्चों को फैसिलिटेट करे, गाइड करे और उनको प्लेवे मेथड से जो है बच्चों को सिखाए। साथ ही साथ सेकेंडरी एजुकेशन में बोला भाई रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। सिलेबस में क्या बोला कि भाई सिलेबस में जो है भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारत की जो गौरवशाली पद्धतियां हैं वो, इसके अलावा जो हमारे समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स की चीजें चल रही हैं वो, हमारे आसपास जो भी राजनीतिक चीजें हैं उस स्तर के लिए उपयुक्त, उन चीजों को जो है इसमें शामिल करने की मांग की गई। इसके अलावा और बोला गया कि भाई जो बच्चों को है स्किल डेवलपमेंट की बात करो तो कला, चित्रकला को इंट्रोड्यूस किया गया, फाइन आर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंडरी लेवल पर चित्रकला के नाम से, पेंटिंग के नाम से नहीं, चित्रकला के नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ड्राइंग के नाम से। इसके अलावा टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल एजुकेशन की भी बात करता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का मानना है कि यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है तो सात सूत्रीय कार्यक्रम लेके आते हैं, ठीक है, उसमें ये बात करते हैं कि हमारे को, हमारे देश को क्या करना है, जो है समृद्ध बनाना है। तो इन्होंने बात की कि आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए बच्चों को, इसलिए इन्होंने बोला कि भाई क्या करो, टीचर्स की ट्रेनिंग करवाओ। ठीक है, अब जो प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर्स बनेंगे वो मैट्रिकुलेशन पास होने के बाद 2 साल का जो है डिप्लोमा लेंगे, डिग्री लेंगे, उसके बाद जो है वो आएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वो प्राइमरी स्कूल को पढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी के लिए इन्होंने बोला कि जो भाई जो भी टीचर बनेंगे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल के ट्रेनिंग लेने के बाद जो है सेकेंडरी स्कूल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते कुछ स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो कोठारी आयोग ने इस तरीके से जो है चीजों को डेवलपमेंट की बात की। इन्होंने कहा
कि भाई अगर हमें मॉडर्न एजुकेशन चाहिए तो हमारे को जो अपना कैरिकुलम है उसमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है, उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है, उसमें जो है टेक्नोलॉजीज लेके आनी चाहिए, उसमें जो कृषि विज्ञान की नॉलेज आनी चाहिए, उसके अंदर जो है पॉलिटेक्निक जैसी जो मैं चीजें बता रहा था वो भी जो है अपर क्लासेस के लिए लेकर आनी चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग को शामिल करवाया आगे यूनिवर्सिटीज में, है ना, और चिकित्सा को शामिल करवाया आगे यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, तो और भी फील्ड्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया। साथ साथ कोठारी आयोग का यह भी मानना था कि जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनमें नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जो है वो उकेरे जा सके, इसलिए इसमें स्वतंत्रता संग्राम और हमारे देश प्रेम की जो चीजें हैं उसकी बात की गई। हालांकि प्राइमरी में क्या बात की गई थी, प्राइमरी के अंदर यह भी बात किया गया था कि भाई सामान्य जो भूगोल हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में अलग अलग जगहों पे क्या पहनावा है, किस तरीके का, वहाँ की रहन सहन क्या है, खान पीन क्या है, इनकी चर्चा हुई। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़े उनमें राष्ट्रवाद की भावना डेवलप हो, उनको भारत का इतिहास पढ़ाया जा सके, अर्थशास्त्र पढ़ाया जा सके, राजनीति पढ़ाया जा सके, हिंदी साहित्य पढ़ाया जा सके, हिंदी पर इसका जो है विशेष जोर था और साथ साथ इन्होंने मातृभाषा को जो है प्राइमरी लेवल पर जो है क्या किया, बढ़ावा दिया। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज को भी इन्होंने बढ़ाया और त्रिभाषीय जो कार्यक्रम है, ठीक है, थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला, उसको भी ये आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई बच्चों में ना मोरल एजुकेशन भी होना चाहिए सर, क्योंकि बच्चे सिर्फ पढ़े लिखे एक, हमें एक ऐसा समूह नहीं बनाना है, एक ऐसा ग्रुप नहीं बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक रूप से काम करे, मतलब मशीनरी हमें नहीं चाहिए, हमें मैकेनिकली नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो यांत्रिकता से हटकर एक ऐसी सजीवता जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, एजुकेट भी हो रहे हैं, उनके अंदर जो है नॉलेज भी फीड हो रही है, लेकिन साथ साथ वो क्या कर सके, हमारी जो संस्कृति है, हमारे सभ्यता है, उसकी पहचान नहीं खोए। तो इसके लिए उसमें वैल्यूज डेवलपमेंट की जो बात है उसको भी इन्होंने एक गंभीर मुद्दे के रूप में ऊपर उठाया। इसके लिए इन्होंने बताया कि भाई हमारे देश में किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके से हम लोग सम्मान करते हैं एक दूसरे का, उस इंटीग्रिटी को, आपस में भाईचारेपन को, ठीक है, बच्चों में इनकलकेट कैसे करना है। साथ ही साथ इन्होंने इंक्लूसिव क्लासरूम, जहां पर आप देखोगे कि भाई बिना किसी रंग भेद के, है ना, रेसिज्म के, है ना, बिना बिना किसी आप बात कर सकते हो अमीरी गरीबी के, ठीक है, बिना किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने की बात कोठारी आयोग ने बड़े स्तर पर उठाई। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी ने नहीं उठाई, लेकिन इन्होंने बड़े स्तर पर उठाई। ठीक है, यहां से इन्होंने और भी बताया कि जो बाकी के अलग अलग देश है उन देशों में किस तरीके से जो है एक दूसरे का आदर सत्कार किया जाता है, वहां की क्या विशेषता है, उसे भी हमारे के बड़ी क्लासेस के सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज को भी उसके पार्ट होने की बात की। इसके अलावा कैरिकुलम के विस्तार की बात की, टीचर ट्रेनिंग की बात की। ठीक है, समय समय पर जो है ये भी बोला गया कि जो बच्चों की जो है बच्चों की जो है प्रैक्टिकल्स करवाने चाहिए ताकि बच्चे और बेहतर ढंग से चीजों को कर सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया, मैं अगर आपको बताना चाहूं तो इसके लिए इन्होंने जो नॉर्मल एजुकेशन है, नो डाउट उसको वैसे ही रखा, नॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ उसको और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या किए, प्रैक्टिकल्स के लिए ऐसे स्कूल्स भी एस्टेब्लिश किए, ऐसे रीजनल ब्लॉक्स में स्कूल्स एस्टेब्लिश किए, डाइट्स की बातचीत की, जहां पर बच्चे जो है मतलब डाइट्स तो चलो टीचर के लिए होगा, लेकिन बच्चों के लिए भी बीआरसी वगैरह में जहां पर रिसोर्स सेंटर अवेलेबल हो और बच्चे वहां जाकर जो है चीजों को प्रैक्टिकली सीख सके। प्रयोगशाला की स्थापना भी करवाई, कई बार तो नए कुछ ऐसे प्रयोगशाला बनवाए गए जिनके साथ इनका टाई अप करवाया गया स्कूल का, और ताकि चीजें बेहतर ढंग से हो सके। स्कूल में जो है लैब की व्यवस्था करवाई गई ताकि जो बच्चे हैं वो करके सीखे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पांचवा जो है यशपाल समिति। यशपाल समिति की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1992 में 1992 में यशपाल समिति की गठन की। और यशपाल समिति जो है इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कहाँ कमी है, इसकी कमियों को पता करना और उससे संबंधित उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। तो यशपाल समिति ने पहले तो कुछ समय तक सर्वे किया, जांच की और पता किया कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इतनी सारे अनुशंसा होने के बाद, आजादी से पहले आजादी के बाद अभी भी कुछ कमियां हैं और यहाँ पर जो है चीजें अभी भी उतनी बेहतर ढंग से हो नहीं रही है। तो यशपाल समिति ने
जो प्राइमरी का एजुकेशन की चीजें हैं उसको तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, बच्चों के लिए होमवर्क जो है वो होना ही नहीं चाहिए। बच्चों को जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ने के लिए है, उस पे स्कूल की संपत्ति है, वो स्कूल का अधिकार होना चाहिए। बच्चे उसको पढ़े और विद्यालय में ही उसको रखे और उससे संबंधित कुछ उनको टास्क दिए जाए जो वो अपने घर, आस पड़ोस और समाज में जाके उसको प्रैक्टिकली ढंग से करे और नॉलेज को इंक्रीज करे, उससे संबंधित लर्निंग बाय डूइंग करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को घर जाके 50 पेज होमवर्क दे दिया लिखने के लिए, जा भाई 30 पेज होमवर्क लिख लियो, हो गया तेरा काम। ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बोला कि भाई बच्चों का काम क्या होना चाहिए, वो मेंटली फ्री होने चाहिए और बच्चों को एक अन्वेषण करता, एक साइंटिस्ट, एक खोज परख करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए जो अपने आसपास की चीजों को, सिलेबस से रिलेटेड, कैरिकुलम से रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करे और स्कूल में आए और टीचर उस रॉ मटेरियल से वो जो सीख कर आए हैं उन सब को एक तरफ से, मैं आपको क्या बोलूं, उन सबको विजुअलाइजेशन जो वो करके आए हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन सबका एक समअप निकालना चाहिए टीचर को और एक सही डायरेक्शन में उन सबका यूज करते हुए एक उचित ज्ञान बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यह भी बोला गया कि जो भाई बच्चों का इतना बड़ा बैग आ जाता है जिसमें वो इतनी सारी व्यवस्था हो, इतना भारी भरकम बैग लेके आते हैं, इन्होंने बोला भैया ये बैग की व्यवस्था ना ये सही नहीं है। ठीक है, अब बच्चों को सारी बुक्स लाने की आप बोल रहे हो, डेली डेली कह रहे हो कि भाई इतनी सारी कॉपियां ले जाओ, तो बच्चे इनसे क्या होते हैं, देखो छोटे बच्चे हैं, मन बहुत चंचल होता है उनका, वो इन चीजों से उबते हैं। तो इन्होंने बोला गया कि भाई जो बुक्स हैं, जो स्कूल की वर्क बुक्स है, वो सभी कहाँ होने चाहिए, स्कूल में होने चाहिए और बच्चों के बस्ते का बोझ जो है ना उसे हल्का करो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं हल्का बस्ता, हल्का बस्ता, उनके बैग को क्या करो, हल्का करो। जो भी जरूरी चीजें हैं उनको यहाँ बताइए, उनके बैग के बोझ को क्या कीजिए, हल्का कीजिए। यह अनुशंसा इन्होंने की यशपाल समिति ने। यशपाल समिति ने यह भी कहा कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन है बच्चों का वो होते रहना चाहिए, समय समय पर जो है उनके असेसमेंट और उनका जो भी एक एग्जाम है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि भाई असेसमेंट, साथ ही साथ असेसमेंट के अलावा क्या बात की गई सर, असेसमेंट के अलावा बातचीत की गई है कि जो बच्चे हैं, है ना, मैं आपको बता ही रहा था कि भाई बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा यशपाल समिति जो है, यशपाल समिति ने और भी चीजें जो है सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी ऑब्जर्व की और इन्होंने बताया कि हमारे देश में एक नए एजुकेशन पॉलिसी की व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा पुराना एजुकेशन पॉलिसी है वो अब उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ डिजायरेबल चेंजेस करने की आवश्यकता है, वांछित परिवर्तन की आवश्यकता है। और अगर वो परिवर्तन हो जाते हैं, नया कैरिकुलम बन जाता है, तो उससे चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन की एनईपी की, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, एनपीई की बात की। ठीक है, एनपीई की बात की, जो कि आप देखोगे 1992 में इनके कहने के बाद जो है आएगी चीजें और सुधार होंगी। और जो एनईपी 1986 का था उसको लागू करवाने में भी यशपाल समिति का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, जहां से जिसका इम्पैक्ट आज भी मॉडर्न एजुकेशन पे देखने को मिला। तो एक जैसे कोठारी कमीशन था, इसका प्रभाव 60 वर्ष के बाद भी आज भी हमें बहुत हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम पे दिखता है। इसी प्रकार यशपाल समिति का भी बहुत बड़ा जो है हमारे को किया हुआ काम हमारे स्तर पर दिखता है। ठीक है, और राधा कृष्णन आयोग भी, मुदालियर आयोग भी, तो ये सारे आयोग जो हैं, और साथ में दुर्गाबाई देशमुख समिति का भी, तो ये सभी आयोग जो है एजुकेशन को और बेटरमेंट की तरफ लेकर चल पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक जाना इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम बातचीत हमारे लिए उससे ज्यादा कुछ फ्रूटफुल है नहीं। जितनी बातें हमने की वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में जो है आपको वीडियो के माध्यम से समय लगने पे फिर करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब तक जो हमने 3 वीडियो में पढ़ा है इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं आगे देख पा रहा हूँ कि कुछ एक दो लोगों का जो डाउट्स था उन्होंने पूछा भी है और
नहीं नहीं, जो बैग हल्का करने की बात है दोस्त, वो राधा कृष्णन आयोग ने नहीं की। देखिए यार, राधा कृष्णन आयोग का जो कहना है, राधा कृष्णन आयोग यूनिवर्सिटीज की बात कर रही है, लेकिन प्राइमरी स्तर पर जो बैग हल्का करने की बात कर रहा है वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति कर रही है। ठीक है, तो यशपाल समिति जो है वो बैग हल्का करने की बात करती है, बच्चों के बोझ कम करने की बात करती है, मॉडर्न एजुकेशन की बात करती है। ठीक है जी। और किसी, अगर आप लोगों का कोई डाउट हो, आप लोगों का कोई प्रश्न हो मन में, तो आप लोग चाहे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जो है उस चीज़ को हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उसका जवाब दिया जा सके समय रहते ही। ठीक है, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद।